नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत। रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा और पात्रता परीक्षा दोनों के लिए मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ। जो प्रश्नावली दोनों ही पेपरों में कॉमन है उसको भी मैं एक ही साथ करवा रहा हूँ और आपको थंबनेल पर लिख दिया जाएगा भाई ये पात्रता के लिए है प्रश्नावली या मुख्य परीक्षा के लिए। क्लियर? तो हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था नंबर सिस्टम का, काफ़ी लंबी प्रश्नावली है तो आप लोग इसको पूरा बेसिक से ही पढ़ेंगे और मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूँ। जो मैंने कल चैप्टर छोड़ा था, जो प्रश्नावली अधूरी छोड़ी थी, उसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं। तो कल सभी ने देखा था तो आज भी पूरा बेसिक से आप लोग देखेंगे। और चलिए मैं जहाँ पर आपको छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन आज हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि जो हमारी पूर्ण संख्या है वो कौन सी है, पूर्ण संख्या कहते किसको हैं। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि भाई नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी यानी अनंत तक चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं 0 को शामिल और कर देता हूं तो साथियों वो संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आ गया समझ में? अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ऐसी संख्याएं जिनमें 0 को और शामिल कर दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं 0 को इन्वॉल्व कर देता हूं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी? 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, जबकि सबसे छोटी जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। ये आप लोग याद रखेंगे। आ गया समझ में? पूर्ण संख्याओं में से प्राकृतिक संख्याओं को घटाने पर क्या बचेगा भाई? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। कैसे? सुनिएगा कि भाई प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जबकि हमारी पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट हो रही है? हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। अब बताओ, अगर मैं इन प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं में से प्राकृतिक घटा दूंगा तो ये वाले तो सब कट जाएंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। आ गया समझ में? इसलिए कहते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैं आपको और पॉइंट बताता हूं। जैसे मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं में बताया था, किन्हीं 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा भाई? 1 होता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में भी अंतर 1 होता है, वैसे ही पूर्ण संख्याओं में भी अंतर कितना होगा? 1 होगा। जैसे 0, 1, 2, 3, कितना अंतर आया प्रत्येक संख्या के बीच में? 1 अंतर आया। कितना आया? 1 अंतर। समझ में आ गया? अगर मैं ये पूछूं आपसे कि किन्हीं 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होंगी, तो भैया एक पूर्ण संख्या ले लो चाहे प्राकृतिक संख्या ले लो, इनके बीच में तो कोई संख्या है ही नहीं। आंसर क्या आएगा? 0। 0 नहीं है, कहने का मतलब एक भी संख्या नहीं है। समझ में आ गया? अब पूर्ण संख्याओं के बाद में हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है कि भाई अगर मैं जितनी भी सभी ऋणात्मक संख्याएं, जितनी भी पूरी धनात्मक संख्याएं और साथ में 0, ठीक है ना, कहने का मतलब अगर हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो ये मूल रूप से 0 है, इधर पॉजिटिव वाली आएंगी, इधर नेगेटिव वाली। तो ये पूरी संख्या रेखा पर जो नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, अगर इन सबको शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसलिए याद रखना, पूर्णांक संख्याओं में सब धनात्मक होंगी, सब ऋणात्मक होंगी और 0 ये सब के सब शामिल किए जाते हैं। ये पूर्णांक संख्याओं का क्या है? समुच्चय है साथियों। समझ में आ गया? अब देखते हैं हम कुछ विशेष तथ्य हैं। जैसे कल मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का एक समीकरण दिया था जिसमें पूछा गया था कि भाई प्राकृतिक संख्याओं के कितने हल विद्वान होंगे, इस समीकरण के कितने हल विद्वान होंगे प्राकृतिक संख्याओं के अनुसार। वैसे ही आपको अगर पूछा जाए कि भाई पूर्ण संख्याओं के आधार पर बनाया जाए किसी समीकरण को तो कितने हल विद्वान होंगे,
पूर्णांक संख्याओं के आधार पर किसी समीकरण को हल किया जाए तो उसके कितने हल विद्यमान होंगे। आपको ये प्रश्न पूरा पढ़ना है। देखिएगा, मैंने कल आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया, तो उसमें बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो हमारा 1 से लेकर के अनंत तक होता है। क्लियर। एक समीकरण है हमारे पास में x + y = 3। अब इसमें प्राकृतिक संख्याओं में से आपको लेना है, यहां से लेकर के यहां तक ही लेना है, यानी कि ... प्राकृतिक संख्याओं में से अगर हम इस समीकरण को हल करते हैं तो बताओ ये 3 योग किस कंडीशन में आता है। केवल ऐसी 2 मात्र कंडीशन है, या तो 1 + 2 = 3 होगा या 2 + 1 = 3 होगा। ऐसे केवल 2 ही कंडीशन है, तब जा करके 3 आंसर आएगा हमारा प्राकृतिक संख्याओं में से लेने पर। तो कहने का मतलब है कि इस समीकरण के लिए प्राकृतिक संख्याओं में से कितने हल बनेंगे, केवल 2 ही हल विद्यमान होंगे, 2 ही हल बन पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसी समीकरण की बात करूं और पूर्ण संख्याओं में से बात करूं तो इसी समीकरण के 4 हल विद्यमान होंगे साथियों। कैसे कि देखिएगा, ये 3 आंसर कब आ सकता है, 0 + 3 करने पर या 3 + 0 करने पर। एक्स वाई के मान उल्टे सीधे कर रहे हैं, या फिर 1 + 2 = 3 हो सकता है, या 2 + 1 = भी 3 हो सकता है। तो इसके हल कितने विद्यमान हुए, 4 हल विद्यमान हुए। किसमें से, पूर्ण संख्याओं में से लेने पर। लेकिन अगर यही समीकरण हम पूर्णांक संख्याओं में से हल किया जाए तो साथियों इसके अनंत हल विद्यमान होंगे। कारण सुनिएगा क्यों, कि देखिए आप लोग यहाँ पर x + y = 3 है, तो ये 0 + 3 भी हो सकता है, 3 + 0 भी हो सकता है, 1 + 2 भी हो सकता है, 2 + 1 भी हो सकता है, 4 - 3 भी हो सकता है, 5 - 2 भी हो सकता है, 6 - 3 भी हो सकता है। इस तरीके से 7 - 4, 8 - 5 बहुत सारे हल विद्यमान होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि भाई पूर्णांक संख्याओं के लिए कोई भी अगर हम समीकरण लेते हैं, ये वाला मान के चलते हैं, तो इसके हल तो अनंत होंगे। ठीक है ना भाई, इसकी हल अनंत कंडीशन बनेंगी। इसलिए ये तीनों ही समीकरण आपको इस तरीके से हल करने हैं, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए और पूर्णांक संख्याओं के लिए। समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा, नोट में आपको लिख देता हूं। अब इस प्रश्न को जब हमने हल किया है तो इसको लिख ही लेना चाहिए। सभी पूर्णांक संख्याओं में, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, उन सभी पूर्णांक संख्याओं में अगर हम किसी समीकरण के लिए हल निकालते हैं तो उसके असीमित या अनंत हल विद्यमान होते हैं। जबकि प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं के लिए जब हम समीकरण को हल करते हैं तो उसके कितने हल विद्यमान होंगे, फिक्स होंगे। 1 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, यानी सीमित होंगे, उनकी संख्या फिक्स होगी। समझ में आ गया। लेकिन पूर्णांक के लिए असीमित हल विद्यमान होते हैं। आ गया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ गुणधर्म, उनके हम आगे बताएंगे। आपसे पूछा जाए कि भाई 2 अपरिमेय संख्या हैं, जैसे √3 है और √5, कोई भी ले लो आप, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। क्या पूछा गया है, परिमेय संख्या पूछा गया है, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। आंसर आपको क्या करके आना, हमेशा अनंत करके आना है। क्या करके आएंगे, अनंत संख्या विद्यमान होंगी परिमेय। क्लियर। आपसे अब पूछा जाए, देखिएगा आपको फिर मैं बता रहा हूं, हमने पिछली क्लास में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े भाई, लेकिन इस क्लास में हम अब अपरिमेय संख्याओं के पढ़ रहे हैं। अब जिसने पहला क्लास नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट बुझा करके देख लें। किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा सदैव, बताओ भाई। सदैव क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स निर्धारण नहीं है, ये सवाल के ऊपर कंडीशन डिपेंड करेगी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। गुणनफल कैसा होगा सदैव, गुणनफल कैसा होगा सदैव, बताओ जल्दी से। अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ये मैंने पूरा का पूरा जो थ्योरम है आपको ये विशेषताएं पहले पार्ट में बताई है, लेकिन क्वेश्चन में हल करवा रहा हूँ कि भाई किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, परिमेय भी उत्तर आ सकता है और अपरिमेय भी संख्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर हम किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो भाई उत्तर तो सदैव क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। सदैव क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। बाकी की जोड़ की उसके गुण, बाकी की स्थिति यानी कि व्याकलन की स्थिति, गुणा की, भाग की, इस स्थिति में अपरिमेय संख्याएं जो होंगी सदैव क्या होंगी, परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। लेकिन योग के लिए फिक्स है, योग के लिए तो क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा।
अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या सदैव प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसकी जो विशेषता मैंने आपको ऊपर पढ़ाई है पहले पार्ट में, उनको जाकर के पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भाई, ये देखिए, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव क्या होगा? तो भाई आंसर क्या आएगा? सदैव क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन के साथ में आपको पूरा प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगा। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? बताओ जल्दी से। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? या सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं हैं? सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी हैं? ऐसा नहीं है। आपको इसमें क्या होगा भाई, ये सबके सब कथन तीन सही है। ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। लेकिन असत्य कथन कौन सा है? कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्याएं कभी नहीं हो सकती। भाई परिमेय तो हमारा जीरो भी है, जीरो भी तो है परिमेय संख्या। क्या हम इसको प्राकृतिक संख्याओं में शामिल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो एक से चालू होती है भाई। किससे चालू होगी? एक से होंगी। लेकिन याद रखना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ये क्या कह रहा है? कि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ये बात सही है। क्योंकि परिमेय संख्या जीरो है, क्या हम उसको प्राकृतिक संख्या में शामिल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन प्राकृतिक संख्या एक से चालू हो रही है भाई, ठीक है ना? क्या हम इनको परिमेय संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल राइट। हो गया कंफ्यूजन दूर। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन कभी भी परिमेय संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, कुछ हम पूर्णांकों की संक्रियाएं लेते हैं जो आप लोग पढ़ते हुए आते हैं कई बार। बहुत बच्ची छोटी चीज़ है ये, कि अगर हम दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर क्या आएगा? धनात्मक। अगर हम दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी उत्तर क्या आएगा? ऋणात्मक। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? धनात्मक। क्योंकि समान संख्याओं को गुणा करने पर, समान चिन्ह वाली संख्याओं को गुणा करने पर, चाहे भाग करने पर, आंसर क्या आएगा? सदैव धनात्मक संख्या आएगी। लेकिन दो विपरीत चिन्ह वाली संख्या हैं, उनको क्या किया जाए भाई? उनको क्या किया जाए? गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो सदैव उत्तर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। आ गया समझ में? तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। देखिए, अब हम पूर्ण संख्याओं के समृत नियम की बात करते हैं। देखिएगा कैसे, मैंने जैसे आपको प्राकृतिक संख्याओं के समृत नियम बताए, वैसे ही सभी पूर्ण संख्याएं योग तथा गुणा के लिए तो समृत नियम का पालन करेंगी। किसके लिए करती है? योग के लिए और गुणा के लिए समृत नियम का पालन करेगी। कैसे? आप लोग सुनिएगा। देखें आप लोग, मान के चलते हो ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समृत है। किसका है? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है ना और अनंत तक। अगर मैं बात करूं, मान के चलते हो योग की बात करें सबसे पहले, तो योग क्या है? मान के चलते हो दो संख्या है, कोई भी दो संख्या लेते हैं हम, 1 गुणा 2। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो क्या आंसर क्या आएगा? 2। 5 गुणा 8 जीरो करूंगा तो भी आंसर क्या आएगा? 0। क्या ये जो आंसर आए हैं गुणा करने पर, गुणा के लिए, क्या ये इस व्रत में शामिल है? क्या इस समव्रत है? ये पूर्ण संख्या में से आंसर आया ना, इसका मतलब गुणा के लिए पालन करेगी। अगर हम योग ले लेते हैं किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं की, जैसे 0 + 2 = क्या आंसर आया? 2। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? शामिल है ना? बिल्कुल है। ऐसे ही हम 0 + 0 भी कर लेते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा? 0। क्या ये पूर्ण संख्या में शामिल है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो योग के लिए और गुणा के लिए बिल्कुल समव्रत नियम का पालन करेगी। लेकिन याद रखना बाकी के लिए और भाग के लिए ये समव्रत नियम का पालन नहीं करती, कभी भी नहीं करती। कैसे? सुनिएगा। अगर मैं 0 में से 2 घटाऊंगा, आंसर क्या आएगा? 2। क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? नहीं है ना, इसके लिए बाकी के लिए नहीं करेगी। हम भाग करते हैं, जैसे भाग कर लेते हैं हम 5/0,
बताओ जल्दी से। 5/0, क्या आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्या ये भाग के लिए समवर्त नियम का पालन करेगी? नहीं करेगी। इसलिए आपको याद रखना है प्रत्येक कंडीशन में याद रखना है, बाकी और भाग के लिए कभी भी समवर्त नियम का पालन नहीं करती पूर्ण संख्या, जबकि योग और गुणा के लिए पालन करेगी। आ गया समझ में अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए भाई, किन्हीं दो पूर्णांक है हमारा -50 से लेकर के +50 तक, इसके बीच कितना अंतर होगा? बताओ जल्दी से, कितना आंसर आएगा भाई? यहाँ पर 0 हो गया, -50 फिर इधर +50। अगर हम इनके अंतर की बात करें तो क्या होगा आंसर? सुनिएगा, देखो अंतर कितना आएगा। 50 है, माइनस करेंगे फिर -50, आंसर क्या आएगा हमारा? ये 50 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 50 प्लस, दैट इज आंसर क्या आया हमारा? 16 आंसर आया। तो क्या अंतर हो गया भाई? -50 से 50 के बीच में अंतर कितना आ गया? राइट, 100 आंसर आ गया। क्लियर? इस तरीके से अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए समवर्त नियम। परिमेय संख्याओं के लिए समवर्त नियम क्या है? हम सभी संख्याओं के लिए समवर्त नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आता है यहां से। क्लियर? देखिएगा आगे। अब परिमेय संख्याओं का समवर्त नियम होता क्या है उसको समझें आप लोग। देखो, परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो समवर्त होती है। जोड़ेंगे तो समवर्त होगी। भाई 0 परिमेय संख्या है, इधर 2 जीरो को जोड़ा जाए तो भी परिमेय मिलेगा। 2 और 3 ये भी परिमेय है, अगर इनको भी जोड़ा जाए तो ये भी परिमेय होगा। यानी योग के लिए समवर्त होती है भाई। लेकिन बाकी के लिए क्या नहीं होती? अगर 2 परिमेय संख्याओं को घटाया जाए तो वो समवर्त होती है, बाकी के लिए क्या होगी? समवर्त होंगी। ठीक है ना? अगर गुणा के लिए बात की जाए तो भी परिमेय संख्या समवर्त होती हैं, तो भी आंसर परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है भाग के लिए कि अगर हम परिमेय संख्या जो है समवर्त नियम का पालन नहीं करती, केवल एक स्थिति बनेगी बस, बाकी सबके लिए करेगी, लेकिन एक स्थिति है वहाँ पर आकर के नियम फेल हो जाता बस। तो अब कंडीशन कौन सी है? सुनिएगा भाई, हमारा एक परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। अगर मैं भाग करूँ इन दोनों परिमेय संख्याओं का, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्या ये एक परिमेय संख्या है 0? ये इन्फिनिटी? बताओ, इन्फिनिटी परिमेय संख्या है? नहीं है। इसलिए याद रखना, जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो सब की सब कैसी होती हैं? भागे की कंडीशन में समवर्त नहीं होती हैं। समझ में आ गया? एकमात्र इस कंडीशन की वजह से ये नियम फेल हो गया यहाँ पर। ओके, चलिए अब देखेंगे। आप लोग प्रश्न देख लो, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? अब देखो, योग प्रक्रिया में परिमेय संख्या समवर्त होती है, बिल्कुल राइट आंसर। घटाव की प्रक्रिया में परिमेय संख्या समवर्त होती है, बिल्कुल सही है। गुणन की क्रिया में क्या परिमेय संख्या समवर्त है? बिल्कुल राइट। लेकिन भाग की क्रिया में परिमेय संख्या समवर्त होती है? नहीं भाई, कभी नहीं होती। इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया ना? इसलिए याद रखना, आपको मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q, यानी अंश P है, Q है, यानी कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए कभी। अगर हमने P का मान कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया, ठीक है ना, तो अगर उसमें हम Q का मान 0 रख देते हैं, यहाँ पर किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा भाई। इसलिए भाग की क्रिया में कभी भी परिमेय संख्या समवर्त नहीं होती, इसलिए सत्य कथन नहीं है, ये असत्य है। अब हम बात करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था, अभी आपको कौन सा प्रश्न पूछा गया था रीट 2021 में, वो आपको बताएंगे। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या कैसे निकालेंगे हम? 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में देखो, इकाई का अंक 1 होता है, दहाई को 10 से लिखते हैं, सैकड़ा को 1000 से लिखते हैं, सैकड़ा को 100 से, और 1000 को 1 के 3 जीरो लगा दो, 10,000 के 1 के 4 जीरो लगा दो, 10 लाख को कैसे लिखेंगे? 1 के 5 जीरो, 10 लाख के 1 के 6 जीरो लगा दो, और 1 करोड़ के 1 के 7 जीरो लगा दो। भाई कितनी लगानी है? 7 जीरो। ऐसे अब हम बात करते हैं प्रश्न कैसा आता है। अब देखो, इसको लिखने का तरीका, लिखते किस तरीके से? इकाई की तरफ से लिखा जाता है। रियल अच्छा तरीका क्या है? हिंदी संख्या को नंबर में बदलने का, यानी कि किसी जो हमारी जैसे ये संख्या दे रखी है हिंदी में, ठीक है ना, शब्दों से अंकों में बदलने के लिए हम क्या करते हैं?
शब्दों से अंकों में बदलने के लिए हम उल्टा लिखना चाहिए, इकाई की तरफ से लिखना चाहिए। जैसे 10,420, तो भाई ये 420 है, पहले 420 लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर क्या है, 10,000 है, लो भाई 10,000 हो गया काम, ऐसे लिखना है। अगली संख्या है 1,40,410, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले 410 लिख दिया, कॉमा लगाया, 40,000 है भाई, 40,000 है भाई, फिर कॉमा लगाया, फिर 1,00,000 है भाई, हो गया आंसर, बताओ। और ये जीरो लगा दी, भले जीरो लगा दो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 लाख का अंक खाली है, ऐसे लिखना है। आगे देखो, 10,04,001 कितना है, 4,001 है भाई, तो सैकड़ा तक 001 हो गया काम, कितना है, 4,000 है भाई, 4,000 है ना, फिर अंक जीरो आएगा, फिर 10 लाख है भाई, कितना है, 10 लाख, ऐसे कर देंगे आप लोग इसको। आ गया समझ में, इस तरीके से करना है उल्टा। अब एक प्रश्न पूछा गया था हमारा रीट 2015 में, लेवल 1 में, 10,000, 10 इकाई, 10 दाई और 10 इकाई किसके बराबर है। तो देखो 10,000 है, 10,000 है भाई, हो गया भाई, ठीक है ना, 10,000 हो गया, 10 दाई है, दाई का अंक 10 हो गया, फिर 10 इकाई है, लो भाई 10 इकाई है, इन सबको जोड़ दो गुणा करके, आंसर कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 10,111 आंसर आएगा भाई, कितना आएगा, 11 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, ये 10,000, 10 इकाई और 10 दाई, तो ये किसके बराबर होगी, 10,110 के बराबर, ऐसा क्वेश्चन आया था। अब ये रीट 2021 में पूछा गया है भाई, ये रीट 2021 का क्वेश्चन है। देखो आप लोग, 1 करोड़ किसके बराबर है, 1 करोड़ किसके बराबर है, तो देखो 1 करोड़ मैंने लिख लिया, 1 करोड़ मैंने लिख लिया, इस 1 करोड़ को क्या 10 लाख के बराबर है, या 100 लाख के बराबर है, या 1,000 लाख के, या 10,000 के बराबर, बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या बनेगा, 100 लाख के बराबर है ये। कैसे भाई, यहाँ तक हमारा लाख हो गया, कितना हो गया, लाख, तो ये 100 लाख बन गया ना। देखो 1,000 लाख लिखेंगे तो क्या 1 करोड़ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, 10 लाख नहीं लिख सकते हम इसको, 10,000 नहीं लिख सकते, इसका मतलब 1 करोड़ बनेगा 100 लाख, 100 लाख कितना हो गया, 100 लाख हो गया 1 करोड़, इसका मतलब 1 मिलियन, यूट्यूब पे 1 मिलियन 1 करोड़, याद रखना भाई, ठीक है ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन है, संख्या 5 करोड़ 9,04,988 को अंकों में कैसे लिखना है, बताओ जल्दी से। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे लिखना है, 5 करोड़ 9,04,988, पहले 988 को लिख लो भाई, 988, लो भाई लिख लिया, कॉमा लगाओ, 4,000 है भाई, कितना है, 4,000 है भाई, फिर 9 लाख है भाई, 9 लाख है भाई, ठीक है ना, फिर 5 करोड़ है भाई, कितना है, 5 करोड़, ये हो गया, कॉमा लगाते जाओ, हर दहाई के अंक पे कॉमा लगना। जब हम इधर से इधर लिखते हैं इकाई से, तो सैकड़े पर कॉमा लगता है, उसके बाद फिर हर दहाई पर कॉमा लगना चाहिए, हर 2 अंक पे, ठीक है ना, तब जाके आंसर सही निकलेगा। क्वेश्चन ये आया था सीटेट के अंदर, देखो हिंदी अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, कितनी संख्या होंगी वो आपको। तो 4 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, बताओ जल्दी से। 1,000 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलेगी, 9,999 के बीच में कितनी संख्या होंगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ जल्दी से। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको करना क्या है कि 1 से लेकर के 9,999 वाली संख्याएं हैं, इनमें से हम इससे नीचे देख लो आप लोग, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली पूछ रहा है भाई, ये कितनी पूछ रहा है, 4 अंकों वाली, यानी 1,000 से लेकर के 9,999 के बीच कितनी संख्या है। तो हमको 3 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर के 999 तक, इनको घटा देंगे, इनको घटा देंगे, समझ में आ गया। तो हमने घटा दी, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी, फिर 3 अंकों वाली सबसे बड़ी, और आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 9,000 आ जाएगा। ओके, ऐसे करना है। अब बताओ, ये क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे आते हैं बस, इसमें से ये कितना हो गया भाई, बताओ जल्दी से, कितना हो गया, 4,07,928, 4,07,928, ऐसे हिंदी में। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, बताओ जल्दी से। 19,009 सैकड़ा और 9 इकाइयाँ, 9 इकाइयों किसके बराबर है भाई, बताओ जल्दी से। 19,000, लो भाई 19,000 लिख लिया ऐसे, फिर 9 सैकड़ा, कितने, 19 सैकड़ा भाई, सैकड़ा सैकड़ा कितना हो गया, 19 कितने, 1900 1900 1900, ठीक है ना भाई। फिर 19 इकाई है, ये लो भाई 19 इकाई, इनको जोड़ दो तीनों को, कितना आंसर आएगा, इनका 20,919 आंसर आ जाएगा, राइट आंसर ये हो गया भाई,
ठीक है ना, इस तरीके से करना है। अब हम अगला हमारा चैप्टर है इसी में, संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं। ये सब पढ़ के आए हो, तीसरी चौथी पांचवी क्लास का चैप्टर है भाई। विस्तारित रूप कैसे निकालते हैं सुनिएगा, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं वो सब बताएंगे। अब आप लोगों को इकाई का अंक 1 से, दहाई का अंक 10 से, सैकड़ा का अंक 1000 से, हजार का अंक लिखना भाई 3 जीरो है, ये कितनी है 3 जीरो, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना। थोड़ा सा पढ़ाते वक्त भी थोड़ा सा देख लिया करो वीडियो, ताकि संशोधन, थोड़ा मिस्टेक तो हो ही जाती है बाई चांस, मानवीय त्रुटियाँ होती है। इसलिए अब आपको हम संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे निकालते हैं वो सुनिएगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा 1 नंबर में, देखिए कैसे निकालते हैं संख्याओं का विस्तारित रूप। बहुत सीधा क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा। 5832 का विस्तारित रूप कैसे निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। 5000 है, विस्तारित रूप करने का मतलब उसको खोल दो, विस्तारित रूप का मतलब उसको खोल दो। तो 5832 है, 5000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 2, ऐसे करना है भाई। देखो इकाई का अंक 2 है, प्लस 30 दहाई के अंक पे ना, तो दहाई के अंक पे 30 हो गया। फिर 8 सैकड़ा के अंक पे है, 2 जीरो लगाया, प्लस 5000 के अंक पे ना, 5 के पीछे 3 जीरो लगाया। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वाली संख्या जो है दी गई है, ये वाली संख्या है, तो 2 के पीछे कितनी जीरो है, 1 भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा लिखो। 3 है, 3 लिख लिया, इसके पीछे कितने अंक हैं, 1 है, जीरो लगाया। फिर देखो 8 लिख लिया, 8 के पीछे कितने अंक हैं, 2 है, 2 जीरो लगाया। 5 के पीछे कितने अंक हैं भाई बताओ जल्दी से, 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा दिया, बस हो गया हमारा विस्तारित रूप। ऐसे करना है, ऐसे करना है, बस इस तरीके से आपको सब करने पड़ेंगे कि भाई जिस अंक के पीछे जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो, आपका काम हो जाएगा। वैसे ही इसको देखो 58,331 का विस्तारित रूप, तो भाई 1 लिख लिया, प्लस 2 लिख लिया, 2 के पीछे कितने अंक हैं, 1 है, 1 जीरो बढ़ा दी, प्लस 3 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, लो भाई लिख दिया, प्लस 8 के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, लिख दिया भाई। 5 के पीछे कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, लो भाई लिख दिया, हो गया काम। ठीक है ना, इस तरीके से आपको विस्तारित रूप निकालना है। लेकिन अगर आपको कहीं पे दशमलव के बारे में दिया जाए तो क्या करना है, देखो देखो दशमलव के बाद में कुछ संख्या बटे में आएगी, कैसे करना है, जैसे 110.2 है, तो 110 तक तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर करते हैं, 100 प्लस 10 हो गया, ठीक है ना। अब पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट लिखा बटे में, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, वो संख्या लिखी, नीचे 10 लगा दिया, ओके, ऐसे लिखाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये 2113.3201, तो ये तो अपन को यहाँ तक तो लिखना ही है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 3 के अंक है, 3 के बाद कितनी जीरो भाई बताओ जल्दी से, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं हम, इधर से इधर से, तो 3 है ना, इधर से लिखो, इधर से 3 है, शुरू में 3 कितने नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पर, ठीक है ना। अब उल्टा हो जाएगा, पॉइंट के बाद उल्टा लिखा जाता है हमेशा, तो 3 है, 3 कितने नंबर पे, पहले नंबर पर है, 1 जीरो लगाया, प्लस 2 इधर से देखो आप लोग, इधर से संभालो, उल्टा संभालो, उल्टा देखो, इधर से ऐसे लिखना है इसको, प्लस के बाद उल्टा चलो, 1 के पीछे कितने हैं, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगाया। अब जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 2 लिख दिया भाई। 2 के पीछे क्या करना है बताओ जल्दी से, बताओ क्या करना है, 2 के पीछे कितने अंक हैं बताओ, 2 अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है। उसके बाद फिर 3 के पीछे 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, इस तरीके से करना है। ये आ गया समझ में, इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.201 इसको कैसे करेंगे, तो 1 प्लस 2/10 प्लस 0 को छोड़ ही देंगे। अब 1 के पीछे कितने अंक लगाए बताओ जल्दी से, 3 अंक लगाएंगे, कितने लगाएंगे, 3 अंक लगाएंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पर आ रहा है भाई, ये कितने नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, इसलिए आ गया समझ में। चलो ऐसे ही आपको ये सब के सब प्रश्न करने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको सब के सब प्रश्न करने पड़ेंगे। 482 को लिख दिया, फिर 2/10
तो 1/1000, 1/100, सॉरी 1/100 हो गया। आ गया समझ में? इस तरीके से 853,001 बताओ जल्दी से। 853 को लिखा विस्तारित रूप में। अब एक जो है कितने नंबर पर आ रहा है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आएगा तो 3 जीरो लगेगी। बताओ जल्दी से। पहले नंबर पर आता तो 1/10 लगता, दूसरे पर आता तो 1/100 लगता। हाँ समझ में आ गया भाई? क्या आंसर आ जाएगा जल्दी बताओ? इतना आ गया, इतना आंसर आ गया भाई। बहुत इजी है। और कल की हम क्लास में पढ़ेंगे फिर हमारे जातीय मान, स्थानीय मान, इन सबको हम पढ़ेंगे। जातीय मान, स्थानीय मान। तो चलिएगा, आप लोगों को इतना ही पढ़ाएंगे आज की क्लास में। कैसा लगा आज का क्लास? आप लोग लाइक, कमेंट और बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों को जैसे भी मेरे पास संसाधन अवेलेबल है साथियों, मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप लोग मेरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लोगों तक मेरी बात को पहुँचाएंगे। मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर आप सभी के लिए इतना कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ जीवन में कीजिएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद आपके लिए, बार बार धन्यवाद। थैंक यू।